शेड्यूल 1 को जो गवर्न कर रहा है वो सब सेक्शन 1 A B C, ये 3 चीजें गवर्न कर रही हैं। हमें उस पर कंसंट्रेट करना है. देन वी विल सी शेड्यूल 1 ऑल्सो. For the purpose of this act, the expression supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer. Sale को हम सब जानते हैं. We have been dealing with for long, since 1948. Transfer को भी हम लोग काफी हद तक जानते थे, जो एक स्टॉक ट्रांसफर का कंसेप्ट था. बट यहां ट्रांसफर को वाइडर मीनिंग दिया गया है जीएसटी में. उस पे ऑलरेडी बहुत से AARs हुए हैं जिन्होंने फर्दर कंट्रोवर्सी को डेवलप किया है. देन दे हैव इंक्लूडेड बार्टर, जो कि पहले एक्ट्स में नहीं था. सेल्स टैक्स में नहीं था, वैट में नहीं था. एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड. तो इसमें से ये लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये सर्विस टैक्स में इंक्लूड किए गए थे. इनके ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट हुए, लिटिगेशन हुआ. अल्टीमेटली लॉन्ग बैटल के बाद हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि दे आर सर्विस and then they are taxable. And now to avoid any such confusion, any such litigation, the parliament may have thought of that to include these concepts within the provisions of subsection 1A. आगे कहते हैं कि ये जो चीजें मेड और एग्रीड टू बी मेड, दोनों चीजें शामिल है. या तो किया गया है या एग्री किया गया है. फॉर ए कंसिडरेशन, तो शेड्यूल 1 के लिए जरूरी है फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन. तो पर्सन का, बाय अ पर्सन, पर्सन का होना भी जरूरी है. पर्सन इज ऑल्सो डिफाइंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ what is taxable in the supply in the course or furtherance of business. इसको फर्दर एक राइडर लगा दिया गया सब क्लॉज बी में. वहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यानी कि आउट ऑफ एवरीथिंग उन्होंने कार्व आउट कर दिया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है वो एक अलग तरह से जांची जाएगी. अगर वो बिना कंसिडरेशन, बिना बिजनेस के भी है बट कंसिडरेशन है, तो वो टैक्सेबल नेट में आ जाएगी. इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन. यहां बहुत से लोगों को ये क्वेरी आती है कि सब इंपोर्ट ऑफ सर्विस इवन विदाउट अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो यहां पर लॉ में विदाउट कंसिडरेशन नहीं, कंसिडरेशन वर्ड स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया है. तो import of service for a consideration is only taxable even if it is not in the course or furtherance of the business. Then the C is the activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. तो Schedule 1 को उन्होंने उन एक्टिविटीज को जो Schedule 1 में प्रेस्क्राइब की, जो लिखी हैं, जिसके ऊपर हम अभी बाद में जाएंगे, उनको गवर्न करता है या पावर देता है सेक्शन 7(1)(c), जहां पर विदाउट अ कंसिडरेशन है. सब सेक्शन 1 में उन्होंने कह दिया फॉर ए कंसिडरेशन, यानी ये अम्ब्रेला सेक्शन हो गया. मैं फिर से एक बार आपको सब सेक्शन 1A पर ले जाना चाहूंगा. फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, the expression supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale,
transfer, barter, exchange, license, rental, lease, or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. तो सबसे पहले तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऑर्डर हमारे सामने यदि आता है, कोई भी बैलेंस शीट की कोई एक्टिविटी हमारे सामने आती है, तो हम उसको माप तौल करेंगे सब सेक्शन 1A के कसौटी पर कि क्या वो इस अम्ब्रेला में आता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई हमने देखा विकिपीडिया के हिसाब से कि क्या क्या फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो सकती हैं, मे बी उनसे भी ज्यादा हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ नई चीजें और डेवलप होती रहें जो सप्लाई के अम्ब्रेला में आए, बट व्हाट इज टैक्सेबल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट is should be within the ambit of subsection 1A of section 7. This is very very important, we have to keep. इसके आगे की सारी चीजें यहां से जनरेट हो रही हैं। हम अभी what is consideration, what is person, what is course और furtherance in business, टाइम रहा तो इसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे, आगे की स्लाइड्स में मैंने इसको कवर किया है। तो हम अब सब सेक्शन 1A की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे नीचे स्लाइड में दे रखा है। गुप्ता जी थोड़ा सा ये बता दें, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, मेंबर्स पूछ रहे हैं। मदान साहब, मेरी पूरी 2 स्लाइड्स हैं इसके ऊपर आगे के लिए। We will certainly do it because मैंने ऑलरेडी कहा this is the most important aspect of supply. ठीक है सर, मैं इसको जरूर कवर करूंगा। और अब स्पेसिफिकली चाहे मैं कंसिडरेशन ऑफ पर्सन को थोड़ा छोड़ दूं टाइम की वजह से, अभी टाइम हमारे पास 1 बजे तक का है ना सर? आप बीच में फिर कुछ क्वेश्चंस भी पूछने होंगे, कुछ उन जो चेयरमैन हैं सबको कमेंट भी करना होगा, तो 15 मिनट उनको भी देने पड़ेंगे, तो इसलिए 11:45 बजे तक करेंगे। आपने 1.25 घंटा मेरे से कहा है आज ही। 12:30 शुरू किया था ना सर, 11:30 शुरू कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ आपको 11:45 बजे तक। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अभी आधा 32 मिनट है। So now I was talking about subsection 1 capital A, where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1. They shall be treated either as a supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2. तो दिन को रात और रात को दिन, ये मान के चलिए। ये शेड्यूल 2 में बताया गया है। Then we further proceed to subsection 2. यहां कहते हैं not withstanding anything contained in subsection 1. A, activities or transactions specified in schedule 3 or such activities or transactions undertaken by central government, a state government, or a local authority in which they are engaged as public authorities. That is another important condition. If these 3 are engaged in any normal commercial activity, then probably that will not come within the realm of subclause B to 7. As may be notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services. यानी जो exemptions provide करने की बात है वो यहाँ से काउंसिल को राइट दिया गया कि in respect to any activity or transactions which are undertaken by central government, state government or local authority which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services.
ये पॉइंट भी AIFTP ने अपने प्रेजेंटेशन में जब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लोकसभा के सामने हम गए थे तब उन्होंने उनसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ था, जैसे कि पासपोर्ट सर्विसेज हैं या और इस तरह की सर्विसेज हैं जो कि स्टैट्यूटरी सर्विसेज हैं, वो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। देन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ये सबसेक्शन 7(3), subject to the provisions of subsection 1, 1A and 2, the government may on recommendation of the council specify by notifications the transactions that are to be treated। यानी वो तो प्रोविजंस एक तरफ रहे, on the recommendation of the council anything and everything can by way of notification could be treated as a supply of goods and not as a supply of services, or a supply of services and not as a supply of goods। यानी यहां एक तरह से उन्होंने कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स को मिटाने के लिए, जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का था, जॉब वर्क का था, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का था, ये सारी चीजों को के ऊपर जो क्लाउड बिखरे हुए थे, जो लिटिगेशन था, शायद उनको हटाने के लिए ये प्रोविजंस यहाँ लाए और इसका यूज वो कर रहे हैं। हालांकि मेरा अपना मानना ये है कि इसमें फर्दर लिटिगेशन के बहुत चांसेस हैं और बहुत इसमें एम्बिग्विटीज अराइज हो रही हैं इस प्रोविजंस के तहत। जो नोटिफिकेशंस जारी हो रहे हैं वो चैलेंज का कारण बहुत बन रहे हैं। Now I would like to come to touch upon little bit about the composite and mixed supplies। चूंकि आज के डिबेट में, आज के सेमिनार में ये पॉइंट भी रखा गया कि व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई एंड व्हाट इज मिक्स सप्लाई, तो उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 8 में ये प्रोवाइड है व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजेस 2 or more supplies, one of which is a principal supply। that is very important। और principal supply को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि how to take a principal supply shall be treated as a supply of such principal supply। दूसरा बी में किया गया a mixed supply comprising 2 or more supply shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है इनको अप्लाई करने के लिए। तो कंपोजिट सप्लाई में भी 2 or more सप्लाईज हैं, मिक्स सप्लाई में भी 2 or more सप्लाईज हैं, बट कंपोजिट सप्लाई में वन ऑफ द सप्लाई इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, और जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसके ऊपर जो टैक्स ट्रीटमेंट है, चाहे तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसके ऊपर सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह से, अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह से रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होंगे, वही नोटिफिकेशन अप्लाई होंगे, वही रूल्स अप्लाई होंगे। बिकॉज आई बिलीव नाउ एट दिस स्टेज आफ्टर 3 years most of our young practitioners must be aware that there are different set of rules which needs to be applied for supply of goods and supply of services। और उसी वजह से चूंकि दो अलग अलग नेचर ऑफ सप्लाईज हैं, दोनों को एक बॉक्स में रख पाना शायद पॉसिबल नहीं था और वो प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं होती, इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया और 2 अलग अलग सेट ऑफ रूल्स भी बने, so that उनका एप्लीकेशन मोर एप्रोप्रिएटली, मोर कन्वीनियंटली, मोर इजिली हम लोग हमारे क्लाइंट्स के लिए कर सकें और क्लाइंट भी उसको अडॉप्ट कर सके।
Now I would like to take you to principal supply. Principal supply has been defined under section 290. What principal supply means? Principal supply means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply, and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary. तो एक तो ये प्रीडोमिनेंट एलिमेंट दोबारा से जीएसटी में शामिल किया गया. अदरवाइज there was a settled law in central excise that predominant element has no bearings in many of these situations. But now in the composite supply, because principal supply and composite supply दोनों जहां प्रेजेंट हैं वहीं पर कंपोजिट सप्लाई होगी, और जहां कंपोजिट सप्लाई है वहीं पर प्रिंसिपल सप्लाई का एप्लीकेशन आता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. प्रिंसिपल सप्लाई का एलिमेंट कंपोजिट सप्लाई के अलावा जीएसटी लॉ में नहीं है. ये आप ध्यान रख के चलें, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 90 में बहुत साफ लिखा है, means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply, and to which other supply forming part of that composite supply is ancillary. So ये चीज हम लोगों को ध्यान में रख के चलनी है जब हम कंपोजिट सप्लाई को देखेंगे कि which is the predominant element, which is the ancillary activity. अब प्रीडोमिनेंट एलिमेंट को एनालाइज करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं. क्वांटिटी इज वन, टाइम स्पेंट इज वन, वैल्यू इज अनदर थिंग. सो इन द कमर्शियल सेंस प्रीडोमिनेंट एलिमेंट उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को देखते हुए, उसके स्पेसिफिक यूनिक नेचर को देखते हुए ही डिसाइड हो सकता है, कोई एक थंब रूल नहीं हो सकता. सो हियर अगेन द विजडम ऑफ द कंसल्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन वेदर it is a composite supply, and composite supply of which type of supply. It is not that 1 plus 1 is 2. आगे बढ़ते हैं. And now I would also like to introduce you to the mixed supply. Mixed supply की definition सबसेक्शन 74 सेक्शन 2 में दे रखी है. It says mixed supply means 2 or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute a composite supply. इसमें एक चीज तो ये देखने की जरूरत है कि वो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन के बाहर हो, तब मिक्स सप्लाई होगा. लास्ट वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिए, वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई. क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन उठ रहा है, हमारे बहुत से साथी लोग, बहुत से क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि सब ये मिक्स सप्लाई भी हो सकता है और कंपोजिट सप्लाई भी हो सकता है. यस, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू analyze or to decide that what it is it a mixed supply or is it a composite supply. But here we have to take the clue from these words that where such supply does not constitute a composite supply. तो अगर composite supply में पहले आ गया तो that will prevail. That is what my thinking is. दूसरा इसमें चीज देखने की है, यहां पर भी 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात करते हैं. मिक्सचर भी हो सकता है, यानी गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं.
ऑफ एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। तो यहां पर प्रीडोमिनेंट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, वहां हम मिक्स सप्लाई मान सकते हैं। एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन। यहां पर वो टैक्सेबल पर्सन का तो कंपोजिट सप्लाई में भी होना जरूरी है ही है, बट वहां वो वर्ड यूज नहीं है, यहां इन्होंने ये वर्ड यूज किया है। फॉर अ सिंगल प्राइस, प्राइस उसका अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि कॉन्ट्रैक्ट में इनवॉइस में प्राइसेस अलग अलग देने हैं तो वहां पर कंपोजिट सप्लाई तो हो सकता है, बट वो मिक्स सप्लाई नहीं होगा। ये भी एक क्राइटेरिया फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई एक बन सकता है। इसको बड़ा सिंपल वर्ड में शुरू से ही इलस्ट्रेशन दिया गया, और ये इलस्ट्रेशन एक्ट आने से पहले कई बार जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने दिया था कि जो कॉन्सेप्ट हम मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का ला रहे हैं उसको समझाने के लिए वो ये बात बताते थे। तो उसको यहाँ इन्होंने एक्ट इटसेल्फ में ही प्रेस्क्राइब कर दिया। ये यूनिक चीज है, मैं नहीं समझता कि कहीं और पूरे एक्ट में उन्होंने कहीं इस तरह का इलस्ट्रेशन दिया हो। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी नहीं है कि लॉ फ्रेम करते हुए कोई इलस्ट्रेशन देके उसको संकुचित किया हो, क्योंकि ये भी एक कंटेंशन बन सकता है और ये क्वेश्चन बन सकता है जब ये लिटिगेशन में जाएगा कि वेदर इट इज अ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई और इवन इट इज सिंगल सप्लाई। तो ये जो इलस्ट्रेशन यहाँ दिया गया है इसको भी हमारे जो लीगल लिमिनरीज हैं किस तरह से एनालाइज करते हैं आगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इलस्ट्रेशन इन्होंने क्या दिया, अ सप्लाई ऑफ ए पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड्स, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks, and fruit juice, when supplied for a single price, is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately. So, रोजमर्रा की चीजें जो हम दिवाली गिफ्ट या वो सब चीजें लेते हैं, बर्थडे गिफ्ट्स हैं, केक्स के साथ में और भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने ये इलस्ट्रेशन दिया। बट देयर मे बी लॉट ऑफ अदर इलस्ट्रेशंस आल्सो, सो वी नीड टू अप्लाई द डेफिनेशन which is provided in subsection 74 of section 2. So, हम जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा हम ब्रीफली समराइज कर लेते हैं। In order to constitute supply, the following elements are required to be satisfied. Number one, the supply should be of goods and or services. Supply is made in the course or furtherance of business. Supply is primarily for a consideration or without consideration if specified. Supply is made in a taxable territory. Of course, it should be within the jurisdiction of India. Supply is a taxable supply. And last, supply is made by a taxable person. So these 6 criterias must be present to constitute a supply. अगेन मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में विकिपीडिया की सप्लाई की डेफिनेशन देखी, वहां जो सप्लाईज के कंसेप्ट्स आ रहे हैं उनको हमें इस कसौटी पर तोलना होगा कि ये 6 चीजें, these 6 elements should be present. अगर इनमें से एक भी बाहर है तो that would not be a taxable supply. नाउ आगे बढ़ते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि मदान साहब का
आदेश है कि हाँ, इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे एक वर्ड यूज किया है, एक एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलिस्टेटर और अ लाइसेंस्ड बुक मार्कर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस्ड बुक मार्कर इन सच क्लब। सो मेरे पास एक क्वेरी आएगी, व्हाट इज टोटलिस्टेटर? तो आई हैव टू जस्ट share it with you. What is this? इसका मीनिंग है a system of betting on horse races in which the aggregate stake less an administration charge and tax is paid out to the winners in proportion of their stake. तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ जो डेफिनेशन दी है उसमें ऑलरेडी एग्रीगेट स्टेक जो एग्रीगेट स्टेक उसमें लगाया गया, उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड टैक्स दोनों को घटाने के बाद जो पेमेंट होता है, दैट इज टोटल स्टेटर। दूसरा इसमें जो कंसेप्ट है, दैट इज द मशीन दैट रिकॉर्ड्स बेट्स इन दिस सिस्टम एंड वर्क्स आउट ऑड्स एंड पेज आउट विनिंग एटसेट्रा। सो इन चीजों को देखते हुए हमें, यदि इस तरह का कोई केस हमारे सामने आता है, तो हमें इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए एडवाइस करना चाहिए। एक मिनट सर, ये हो गया कैसे? नेक्स्ट पेज या पर्सन। देखिए, पर्सन को भी डिफाइन किया गया है नॉर्मली। इस पर भी काफी सारे से इश्यूज हैं, बट फॉर द सेक ऑफ टाइम आई एम स्किपिंग इट। नेक्स्ट पेज या हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। What is meant by supply made in the course or furtherance of business? आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? फर्स्ट क्लास। Yes, sir. You're audible, sir. You're audible, perfectly audible. देखिए, ये जो सप्लाई मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वर्ड्स यूज्ड इन सबसेक्शन 1A, इसको यदि हम डिफाइन करते हैं या इसको एनालाइज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इट हैज नॉट बीन provided or supported by any definition or any test under the CGST Act or under the other erstwhile acts or under the other laws. No definition or test has been provided, unfortunately. However, जो मेरे माइंड में आता है कि what could be the business tests which could be applied to arrive at a conclusion whether a particular supply is made in the course of furtherance of the business or not, इसको मैंने अपने माइंड से लिखने की कोशिश की है. I may not be complete, and since there are no well-defined case laws also at present, so this needs development, and our time will certainly bring light by some judicial announcements in times to come. To my mind, we have to see whether the activity is a serious undertaking, earnestly pursued. That could be one
important criteria. Another criteria could be, is the activities pursued with reasonable or recognizable continuity. In certain circumstances, I agree that some solitary transactions has also been made or put under GST. But in the course or furtherance of business, अगर इन वर्ड्स के ऊपर आप ध्यान दें तो कंटिन्यूटी, आई बिलीव सो, इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. बिजनेस, फर्दरेंस और कोर्स, तीनों ही वर्ड कंटिन्यूटी को डिपिक्ट करते हैं या कंटिन्यूटी की तरफ हमें अग्रसर करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि the activity must have a reasonable or recognizable continuity. अब ये तो कोर्ट बताएंगे कि क्या कोई सिंगल ट्रांजैक्शन, इवन इफ मेड इन द बिजनेस, would be treated as in the course or furtherance of business. Suppose a sale of car of more than 20 lakh rupees by a single individual, which he has used for certain months, and it is his practice कि वो हर साल कार खरीदता है और हर साल बेच देता है. एक मर्सिडीज कार शौक है, तो क्या उसको पर्सनल यूज के सच एसेट्स को यदि वो बेच रहा है एज ए वन ऑफ ट्रांजैक्शन बट विद सम रीजनेबल और रिकॉग्नाइजेबल कंटिन्यूटी, क्या वो टैक्सेबल नेट में आ सकता है? थर्ड इज the activity conducted in a regular manner based on sound and recognized business principle. This is very important. The activity must be based on a sound and recognized business principle. Then the fourth is the activity predominantly concerned with making of the taxable supply for consideration or profit motive? So consideration की बात अलग भी की है in the subsection 1A itself, but profit motive की बात वहां नहीं की गई है. So any transaction or activity which may not entail profit motive, that is another thing. But अगर किसी activity का motive ही profit नहीं है, जैसे आज सुबह एक व्हाट्सएप आया बंगला साहब गुरुद्वारे का कि वहां पर एक दवा की दुकान शुरू की गई है. भाटिया जी आपने देखा होगा जरूर. अब उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट इन फर्दरेंस और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस? सो such type of unique circumstances we need to address, that whether all the elements which are necessary for an activity or a transaction to be taxable as a supply are present or not. तो हर ट्रांजैक्शन को, इस तरह की जो यूनिक ट्रांजैक्शंस हैं, उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ इनोवेटिव वे में हम लोगों को एग्जामिन करना चाहिए और तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए कि वेदर इट इज अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन और नॉट अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन. Then there is a definition of consideration. इसको भी हम skip कर सकते हैं. We can now come some meaning and schedules 1. Activities to be treated as supply even if made without consideration. ये मैंने already बताया शेड्यूल 1 में है, जहाँ पर
विदाउट कंसिडरेशन की जो एक्टिविटीज हैं वो क्लॉज सी के हिसाब से उन्होंने उनको टैक्सेबल माना है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये रिपीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आपके शेड्यूल्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। Schedule 2 is for the activities or transactions to be treated as supply of goods or supply of services. ये भी मेरे ख्याल से क्योंकि टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। शेड्यूल 2 में कुछ अमेंडमेंट्स भी अभी लेटेस्ट हुए थे, जो वर्ड्स ये थे वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, दीज वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड. So we need to examine them from a new angle. The transfer of business assets में this is also sometime इसकी queries उठती हैं कि whether the goods forming part of an asset of a business are transferred or disposed of by or under directions of a person carrying on business so as no longer to form part of those assets. Such transfer or disposal is a supply of goods or by a person. So यहाँ पर ये whether or not for a consideration, both the places these words have been deleted. So we need to examine these in the new perspective. अब मुकुल जी ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो उनके जो आगे रह गया वो क्वेश्चंस में शायद कवर हो जाएगा। नहीं, आगे कुछ ऐसा रहा नहीं है, बिकॉज शेड्यूल्स तो देखिए वो अपने आप में बहुत टाइम चाहता है यदि हम एक एक उसके आइटम्स को डिस्कस करने लगेंगे। सो आई बिलीव सो कि मैं वही देख रहा हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ, आई थिंक ऐसा है नहीं। प्लीज यू कैन कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग्स नाउ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज 2-1 मिनट आप देंगे सर मुझे प्लीज? मैं चूंकि यंग साथी हैं हमारे, उनसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूं। वो पर्सनल बात ये है कि मैं ये देखता हूं कि जीएसटी इज नाउ अ लॉ विच नीड्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस, और बिजनेस को अंडरस्टैंड करके यदि हम एडवाइस करेंगे तो शायद हमारी एडवाइस ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो मैं शुरू से अपने साथियों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बहुआयामी प्रतिभा बनाएं, बिजनेस को भी समझने की कोशिश करें। ये नहीं सोचें कि वो सिर्फ लॉ को पढ़ के एक अच्छे काउंसिल में डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल को देखता हूं, जो आज से शायद 16 साल पहले मेरा सोच था फॉर डूइंग प्रैक्टिस, वो जब से मैं कुछ लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्टर हुआ, उनके बोर्ड पर आया हूं, मेरा सोचने का तरीका और उनको उनके प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को एग्जामिन करने का तरीका और जीएसटी लॉ को अप्लाई करने का तरीका काफी उसमें चेंज आया है, और वो ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा सटीक हो गया है। एक्सेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज द अल्टीमेट एम इज टू सपोर्ट योर क्लाइंट्स। सो अगर बिजनेस को हम धीरे धीरे अपने उसमें समझने की कोशिश करेंगे, इनोवेटिवली उसको उसके ऊपर सोचेंगे, तो शायद हम एक बेहतर काउंसिल, एक बेहतर टैक्स प्रैक्टिशनर, एक बेहतर एडवोकेट और सीए बन पाएंगे। थैंक यू। मैं हमारे जो आज के चेयरमैन हैं पटौड़ी साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमेशा ही हमारा और पटौड़ी साहब का बहुत ही अच्छा स्नेह रहता है, बहुत ही उनसे गाइडेंस मेरे को मिलती है।
सो बहुत बहुत धन्यवाद पटौड़ी साहब। आज दोबारा आप मेरे क्या मल्टीपल टाइम्स आप चेयरमैन रह चुके हैं मेरे सेशंस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल से MS रॉय साहब भी शामिल हो गए होंगे अब तक। आए हैं या नहीं अभी? राव जी राव साहब नहीं आए हैं सर। नहीं आए हैं। वाह, ग्रेट। So thank you very much, गुप्ता जी। मदान साहब आपका भी थैंक यू, श्रीवास्तव साहब का भी थैंक यू, असीम जफर साहब हैं, VP गुप्ता जी हैं, बहुत सीनियर्स और हैं, अरविंद शुक्ला जी हैं मेरे साथी। मैं सभी लोगों का, तैयाब साहब बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो अच्छा सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स में। एक मिनट अनुज जी, एक मिनट उससे पहले है। थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी। मुकुल जी, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमको समझाया। दोस्तों, whenever you will be reading the definition of supply, you find the first word is supply includes all forms of supply. See the word all forms of supply. Then he writes such as sale, transfer, this. And only 11 or 12 words have been written thereafter. But today, Mr. Mukul Gupta, our learned speaker, has shown you how many words can be added into that in future. This is something new that has come up, that you need to read Wikipedia to find out from there what can be the other words which can be included in supply in future. That is why the word written was all forms of supply. मीन्स जो आपको नहीं भी पता है, विकिपीडिया में आज की डेट में नहीं भी लिखे हुए हैं, वो भी गुप्ता जी ने कहा फ्यूचर में वो भी आ सकते हैं उसके अंदर। सो इतना वाइड डेफिनेशन है। वाइड है सर ये कि आगे क्या क्या शामिल अभी होगा इसमें। हाँ, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो नई सप्लाई शुरू हो जाएंगी, वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। वो भी क्योंकि लिख दिया ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, काम ही खत्म कर दिया। लेकिन एज ऑन टुडे वो 8, 11, 12 के अलावा जो हो सकती है वो गुप्ता जी ने पढ़ा दिया कि विकिपीडिया में से पढ़ लीजिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड फ्रेंड, अपनी विजडम सबसे ज्यादा सोचनी पड़ेगी। विकिपीडिया वगैरह तो ठीक है, डेफिनेटली। So although I wanted that chapter, schedule 1 and schedule 2 should have been discussed, but whatever Gupta ji has discussed, something more than that. So friends, we can read schedule 2 and schedule 1, but I feel for younger members and for beginners, and for this we will have another seminar where we will be explaining schedule 1 and 2 also, because 1 and 2 if are to be explained, that will also take 1.5 hours time. We will do it separately, no problem. We might be having certain questions. Anuj must be having those questions, and I will request him to please go ahead with the questions, and respected Gupta ji is still there, and thereafter we will request Pataudi sir to give his concluding remarks. Thank you. Thank you, sir. Sir, I have received a couple of questions in the chat box. But before reading out those questions, one question is bothering me from last couple of days. So I have all my seniors here, so I like to ask that question. So the intention of the law, what I understand, the development right which a landowner gives to the builder, to the developer, are taxable. What is your view on that? Because earlier earlier in erstwhile Service Tax laws, it was always under controversy. It was disputed in the cases of DLF, MR, and all such kind of cases. In regard to same, what is your stand in GST? Whether the same is a supply or not, giving the development rights to the developer. Anybody else could? We have a Mr. Shiva Nagesh ji is raising his hand. I think he would like to reply. Because Shiva Nagesh has the background of real estate. Yes, let him explain. Bhatia sir is also there. The Shiva Nagesh ji हैं यहाँ? Wow. He is there. Yes. Yes. I am here. Good afternoon. I would like to introduce that he has been a good associate for us. He has worked with us for quite long period. Mukul, he also happens to be my ex-colleague. Pardon? He happens to be my ex-colleague. Oh, wow. long back. 10 years back.
Yeah, we both of us work for DLF. Okay, good. So, Please, good afternoon, everybody. Now, this issue of DR, development rights, Right. has been a pain point not only in the previous regime, but the uncertainty continues in the GST regime as well. So, if you see the pure legal aspect, development rights are nothing but they are rights given relating to the land. And land is nothing, any rights arising out of land is nothing but an immovable property. Right. So even though immovable property has not been defined in GST, so we'll have to take recourse to the Transfer of Property Act as well as the General Clauses Act. Now the current jurisprudence of development rights in service tax has already been settled by the double bench of the Sestat Chandigarh, where they have held that development rights are not taxable, Exactly. and the issue seems to have settled there in the service tax regime. Notwithstanding that, under the GST, the government has not only, in fact, brought out a notification saying at what stage the GST needs to be paid, who has to pay the GST. So the issue still continues to be alive in the GST regime, even though constitutionally and legally land cannot be taxed. Perfect, sir. That's the settled position, but still the government will continue to, in fact, Dispute. dispute and litigate this aspect. And this cannot be a, what do you call, a general scenarios. Every developer has his own business model. So development rights or joint development agreements could be of various models. So the fact of each transaction or agreement has to be studied in detail to arrive at the taxability. So we cannot have a generalized view saying that DRs will not be taxable under all these circumstances. So it is not a decision which can be applied across the board. Okay. Facts are important. My view on this is what Shivaji said broadly is correct, but the बारीक बात ये है कि any right which is arising out of land, like in the case of the rental of immovable property. So if that distinction can be made, then I believe that the courts may go to decide this type of transactions as taxable under GST law also. So this is a very contentious issue which needs to be, and which is, I believe so, already in the courts. So no clear answer is available to this, Anuj, as at of today's date. Right, sir. Thank you. Thank you. Sir, Present members, if anybody can share his knowledge on the issue of furtherance of business. Mukul Gupta ji said there are no courts decisions, or there are no something literature is not available. If any of the member can share some views on the issue of furtherance of business. Sir, we have received one question also in the chat box in regard to furtherance of business, that is whether sale of car can be called as in the furtherance of business or not. And accordingly, VP Gupta ji is raising his hands. Please ask him what he wants to say. VP Gupta ji. First of all, I congratulate and my compliments to Mukul ji. He has explained the subject so well, and he has rightly said that in order to understand the law, we have also to understand the business so that we can apply the law very well. Now there are in furtherance of business, what Madan Saab has raised the issue. In fact, that is the point I just wanted to make at the beginning also, when the definition of supply was being given by me. Because the issue is in furtherance of business, that GST should be applicable when I am selling a goods in carrying on the business. And only that.
Now, when I am selling a personal asset, then there should not be any question of GST. Similarly, in case of charitable institutions, AIFT, whether it is AIFTP, whether it is clubs, or the intention is not to make supply of the goods in furtherance of the business, and therefore principally I feel there should not be covered in this. Now, in this context, I may just point out, in Income Tax Act, income of charitable trusts is exempt under section 11. Now, there is a subsection 4A in section 11, which says that if you are carrying on any business which is incidental to your charitable activities, then you have to keep a separate accounts for those things. And in that situation, that profit has to be separately worked out, and that will be the profit will be deemed to be the amount which is required to be applied. Now, in Income Tax Act, the definition of charitable purpose was amended by section 2, subsection 15 of the Act. It provided that if any activity is carried on, which is the nature of trade, commerce, or business, for any cess, fee, or any other consideration, then this activity will not be deemed to be charitable institution. This amendment in the definition had raised a lot of issues. In fact, the issue again came, does it mean that every activity for which I am receiving the fee is not to be considered a charitable activity? Lot of questions have gone to the high courts, even including in the case of Institute of Chartered Accountants of India, which are there carrying on the various activities of the coaching, etc., research activities and all that. There are 4 cases, in fact, of the institute of different times. And there are a number of cases of other charitable institutions also. The Mukulji was asking a question that Gurudwara has opened a shop for the medicine. So this sort of if a hospital has a chemist shop, or any other Dharmshala is running there. So all those activities have gone before the courts for consideration whether they can be considered to be trade, commerce, or business. So courts invariably have decided in favor of the SSC that when my object is to carry on a particular charitable activity, and during the course of that, even if I am receiving some fees, etc., it cannot be deemed to be carrying on as charitable trade in trade, commerce, or business, which means the profitable activity. Therefore, they will continue to be charitable. So I think that we should take the logic from all these things. And as we were discussing in the last NEC also, whether we should pay the GST on all these things or not. So that issue needs to be, Mukulji should explain that particular aspect, that what is his view and how it should be deemed. गुप्ता जी, ये बड़ा देखिए, जो आपने AIFTP से रिलेटेड इशू उठाया है, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज. वीपी गुप्ता जी प्लीज इस डिबेट को रोक दीजिए, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं यंग मेंबर्स के, उनको प्लीज. आपने कहा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. 2 मिनट, बल्कि 1 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मदान साहब आपका टाइम. क्योंकि गुप्ता जी इज अ वेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ आवर एसोसिएशन, इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि रोक दीजिए. बात ये है, देखिए गुप्ता जी, इनकम टैक्स के इश्यूज या प्रिंसिपल्स जो हैं वो entirely different. Will not apply here. Needs to be thought of for examining a transaction under GST is absolutely different. We have to apply a different thing. As I have earlier said कि central excise, service tax, VAT, sales tax, ये अलग-अलग principles पे बने हुए हैं. तो हम हर एक चीज को एक तराजू में, या जो इनकम टैक्स की चीजें हैं, सारी चीजें वहां से बोरो करके हम कोई ट्रांजैक्शन को ओवर पावर नहीं कर सकते. We need to see कि भाई हमारा जीएसटी लॉ के प्रोविजंस, उसमें जो हैं या उसके जो पैरामीटर्स हैं, उनके तहत वो चैरिटेबल ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगी या नहीं होगी. जैसे गवर्नमेंट के केस में भी उन्होंने गवर्नमेंट की कुछ ट्रांजैक्शन जो एज पब्लिक अथॉरिटी हैं उन्हीं को एग्जेम्प्ट किया है, जो और दूसरी नॉर्मल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं गवर्नमेंट की, उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया है. लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, लोकल बॉडीज जो रेंट पर प्रमाइजेस देती हैं,
या और पार्क्स का रेंट लेती हैं, कॉमर्शियल अपने एस्टेब्लिशमेंट्स का रेंट लेती हैं, दैट इज नॉट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी. तो Mukul ji, again you have used the word commercial. यस, I am on that particular word, sir. Commercial or carrying on the business or furtherance of business. उस प्रोविजन ऑफ एक्ट में वो वर्ड यूज किए हैं फॉर एज अ पब्लिक अथॉरिटी. तो व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी दैट वी हैव टू एग्जामिन. नहीं, but issue वही है कि commercial पब्लिक अथॉरिटी, whether an activity is in the commercial nature or trade, commerce or business or furtherance of business, that is the only issue which needs to be considered. In fact, that's okay. इसके ऊपर हम पर्सनल कॉन्फ्रेंस कर लेंगे सर. इसको let us go further. अनुज जी आगे चलिए. AIFTP चल रहा है, one question. इस समय मंथन चल रहा है और अच्छी बात है कि कम से कम हम अपने केस में तो आगे बढ़े. हम अपने ही नहीं ले पा रहे डिसीजन, तो हम दूसरे का क्या लेंगे. अनुज जी आगे चलिए. Sir, one question has been received in chat box. It is raised by Mr. Amit. If a purchaser come from Karnataka to Maharashtra and purchase goods from Maharashtra and he gives his GST number, so which tax is applicable, whether CGST, SGST or IGST? देखिए, ये इसका स्कोप नहीं है. रूल्स के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा कि आईजीएसटी के जो रूल्स हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कहां पर फॉल करती है. Sir, this is a simple question. Suppose in Sadar Bazaar, Delhi, a person comes from UP. He purchased goods in Sadar Bazaar, Delhi, and he gives his GSTN number कि मुझे ये goods आप यहाँ पे delivery यहाँ पे दे दो सदर बाजार में, and I'll take these goods to suppose Ghaziabad in UP. So the question is, it is an IGST transaction. It is an IGST transaction. If a registered person is purchasing the goods and taking the delivery at the gate of the warehouse of the supplier as a registered person, then it is an IGST interstate transaction, because the tax is moving from Delhi to UP. Yes. okay. Right. Place of supply clearly says With so. my view. So next Place question. of supply clearly says so. Yeah. Right, sir. So next question is raised by Mr. Prakash. He asks, in case of supply of petrol along with lubricating oil, since principal supply is petrol, can we exempt the total supply? Further, then similarly in case of restaurant, in case we serve liquor along with food, so what would be the treatment? देखिए, दोनों लॉज अलग अलग हैं. You are liable to maintain your books of accounts accordingly. You are liable to issue the tax invoices accordingly. You have to purchase the goods accordingly and record it in your books of accounts. So यहाँ पर mixed supply और उसका क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि the other product is absolutely out of the purview of GST. Okay. Perfect. Sir, next question is raised by Mr. Surinder Kumar, who says, कि in case commercial agreement is entered for. आवाज कम हो गई अनुज जी आपकी, please. Sir, in case commercial agreement is entered for 3 years. Correct. But the tenant has not paid tax for 2 months. Suppose during the COVID period for the month of April and May, the tenant has not paid tax. Moreover, the premises has been locked down by the government due to some reason. So whether the landlord is liable to pay CGST, SGST or not, as the consideration is not received. Since the consideration is not received and the transaction could not take place, some amendment in the contract would certainly be made according to the conduct of the parties, because the parties have not paid, so that is treated as an amendment to the contract. May it be in writing or may it not be in writing. Since the consideration is not passed, even if the tax invoice is issued,
and it is not paid within 6 months, a credit note can be issued and the transaction can be reversed. And that too, it has happened because of natural calamity, and there was a lockdown by the government. Yes. So according, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आपको यदि बहुत से देखिए, वैसे तो ऑल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स वो टैक्स इनवॉइस जारी कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जहां पर जो जिसने रेंट पे लिया है उसको यदि आईटीसी नहीं मिलता है तो वो टैक्स इनवॉइस को परस्यू नहीं करता है. In that case, the contract is liable to be, transaction is liable in accordance to the contract. Right. तो वो contract भी amended है for certain reasons in which is beyond the control, and that too under the provisions of the law, the Disasters Management Act. Anuj ji, बाकी questions. एक क्वेश्चन रह गया सर, बस एक क्वेश्चन रह गया. Should I read out? Okay, please. Sir, one question is very interesting question raised by C. Akhilesh Garg ji. He says, one of my client offers me a sum of rupees 6 lakhs on returnable basis after 3 years, which means that no professional fee is there, just 6 lakhs is given, and that is on returnable basis for 3 years. And he wants me to look after his audit for 3 years and income tax matters. So whether the same is supply, if yes, what will be the valuation? So basically no professional fee is received, only a deposit Only or some. interest accruing on 6 lakh is the fees. The financial interest accruing to it is a deemed income. Okay. Mukherjee, can we extend this this analogy to security deposit received along with in a rent agreement? Rent rent is a particular amount X, and along with that there is a security deposit also. Can the same logic be applied there? No. Security deposit in itself is not a transaction which is taxable under GST. It is a deposit. When the security deposit is put to appropriation, सपोज लास्ट के 3 महीने का रेंट नहीं देता है और आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडजस्ट कर लिया आपने, एडजस्ट कर लेते हैं. मदान सर, इसको एक चीज थोड़ा सा एक्सटेंड करें, अगर आपका रेंट, सॉरी, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, अगर रेंट नॉमिनल है और सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ए हेफ्टी अमाउंट, अगर इन ल्यू ऑफ रेंट ही हैज गिवन लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ भी हो सिक्योरिटी डिपॉजिट, देखिए अमाउंट के बेस पर आप किसी पर्टिकुलर हेड को चेंज नहीं कर सकते. मदान साहब, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? प्लीज शिवाजी. हाँ सर, इसमें ऐसा है, सी सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय नेचर इज रिटर्नेबल. When you are taking something as security deposit, it means it has to be returned at some point of time, and the GST law is very clear that if any amount taken for any advance taken which will be treated as consideration for the supply of goods or services, on that GST has to be paid. Any amount taken as pure security deposit which will be booked in the books of accounts will not be a part of the valuation provision. Section 15 of the CGST Act exempts the specific. Correct. Then there is a specific exclusion to that. security deposit. Mr. Anu's question, the security deposit can be 100 times. चुप बैठे हैं. संजय जी नमस्कार, आप तो दिखाई नहीं पड़े थे. So संजय शर्मा जी हैं. Anuj ji, now time is complete. You request Mr. Patodi sir to give his concluding remarks and then say thanks to everybody. Right, sir. Thank you. Patodi sir. Good afternoon, sir. The hello, Ara? Yes, sir. The program which had been given and the queries and replies and the lecture of the Gupta ji, it clarifies about the subject. One point which came for the furtherance of the business
and it is used in reference to the ITC, because the claim of the ITC depend on the furtherance of business. So number of the queries and the disputes are arising. Suppose a client comes for hearing at one place, goes from Kota to Jaipur, and the lockdown is there. He has to stay in the hotel. The assessing authority says, because you have come for the hearing, but you stayed at the hotel, then it is not in furtherance of business. So according to me, whatever the activities are carried on by the SSC, and for the fulfillment of that business, all are in the furtherance of business, except the disallowed items, which are already mentioned. It is the good thing in GST that the disallowed items are already mentioned therein, and all other activities are in furtherance of business if he is doing in the course of business. So it is to be taken in that way. Similarly, the development of the land is also a question of fact, because the development may be in a allocation, cleaning, so many things are done, then it will be a different thing. So we have to see, looking to the all these aspects on the facts of the case. Thank you very much for the organizers. For Thank you, sir. my Thank you. opportunity. And to the Pradhan Thank sir, you. Gupta Thank you, ji. Didi. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. एक last message to all of us: be careful and safe. Yes. Search in the cases is too much. ये फेज जो है, ये मान के चलिए सबसे क्रिटिकल फेज आया है हिंदुस्तान में, एकदम स्टीप राइज है. सो प्लीज बी सेफ, और हम लोग काम जो भी लिमिटेड कर सकें वो करें, क्योंकि माइंड को एंगेज रखना भी बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है, बट सेफ्टी के साथ करें. We should dedicate ourselves again to the safety what we did few months ago. Thank you. Thank you. So friends, our next webinar will be on next Saturday, 6 p.m. to 8 p.m. And now Anuj Bansal ji, please request the person to say a vote of thanks. Sir, I am presenting the vote of thanks. Okay, good. First of all, I thanks for giving this opportunity to present vote of thanks on behalf of AFTP North Zone. I thanks our past president AFTP Pataudi sir for being here and for gracing the occasion. Pataudi sir is very rightly said supply is the most important subject and needs enormous clarification. Like he gave example of petrol and diesel. Pataudi sir is like a veteran in tax field and a role model for juniors like her. Now I thanks Mr. H.L. Madanji sir for giving an overview of the program and to kickstart the program by saying that the concept of supply is backbone of GST. We also thank Srivastava sir, who is making untiring efforts to make it a knowledgeable and most educational program. I thanks my younger brother Puneet and my senior Tayyab sir for their efforts, and they are most prolific person in AFTP North Zone and make the things move. Last not the least, our Mukul sir, thanks for making such a wonderful presentation. Thanks for taking out time from your busy schedule. Thanks for gracing the occasion. Thanks for making us understand such a difficult concept of supply by referring to the Wikipedia definition of supply. Sir, you very nicely explained the concept of composite and mixed supply. Sir, you very beautifully tried to explain the meaning of course or furtherance of business. We heartfully compliment you for the same. I also thank Zafar sir, chairman of AFTP North Zone, for being here. Also thanks Bhatia sir, Arvind Shukla ji, Jamna madam, OP Shukla sir, Sanjay Bhaiya, and all other participants for attending the program, and my special thanks to everyone. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thank you for the Thank you all. Bhasin Sahab, namaskar. Sanjay bhai, namaskar. Surinder ji, namaste. मेरी Akhilesh, तरफ से भी भसीन साहब बाद में दिखाई पड़े. हाँ, नहीं आ तो शुरू में ही आ गए थे आप तो शुरू में गए थे, लेकिन अपना खाते हुए दिखाई दे रहे थे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपने प्रेजेंटेशन पे था ना थोड़ा. जी. असल में भसीन साहब संडे को सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा उनको संडे सुबह 4 बजे उठते हैं,
Mr. Shiva Nagesh has also sure. explained the query Yeah. very nicely. Thank you so